सो हेलो गाइस, हाउ आर यू? बढ़िया हैं। चलिए स्टार्ट करेंगे हमारा टॉपिक। सो लास्ट लेक्चर में हमने न्यूमेरिकल्स ऑलरेडी कंप्लीट कर लिए हैं पूरे। आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं थर्मोडायनेमिक्स का, है ना। सो आज हमें एंथैल्पीज़ के टाइप्स देखने और इसके डेफिनेशंस भी हमें देखनी है, क्योंकि हमें क्वेश्चन इसी के ऊपर पूछा जाएगा आगे। सो चलिए स्टार्ट करेंगे एंथैल्पीज़ के बारे में पूरी डिटेल्स। सो देखिए, यदि हम एंथैल्पी चेंज, एंथैल्पी मतलब केवल एच, है ना, और डेल एच यदि हम लिखते हैं तो उसे हम कहेंगे एंथैल्पी चेंज। सो थोड़ा डिफरेंस है। एंथैल्पी मतलब केवल एंथैल्पी हो जाती है, लेकिन एंथैल्पी चेंज मतलब डेल एच होता है। तो हमें यहाँ पे डेल एच के बारे में स्टडी करना है, एंथैल्पी चेंज के बारे में यहाँ पे स्टडी करना है ना। सो चलिए, यदि हम देखते हैं कि एंथैल्पी ऑफ फिजिकल चेंजेस, सो एंथैल्पी के दो तरह के चेंजेस हम देखेंगे, फिजिकल चेंजेस एंड केमिकल चेंजेस। फिजिकल चेंजेस और केमिकल चेंजेस, ठीक है। सो पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं एंथैल्पी ऑफ फिजिकल चेंजेस, है ना। सो आप ऊपर हेडिंग लिख लीजिए एंथैल्पी ऑफ फिजिकल चेंजेस, और इसमें सबसे पहला चेंज जो है वो है एंथैल्पी ऑफ फेज ट्रांजिशन। फेज ट्रांजिशन, फेज ट्रांजिशन मतलब सॉलिड फेज से लिक्विड फेज और लिक्विड फेज से गैसियस फेज, है ना। सो ये जो फिजिकल स्टेट में चेंज हो रहा है इसे हम कहेंगे फेज ट्रांजिशन। सो पहला जो हमें फिजिकल चेंज ऑब्जर्व करना है वो है एंथैल्पी ऑफ फेज ट्रांजिशन। एक फेज से दूसरे फेज में जब कन्वर्शन होता है तो जो कुछ भी एंथैल्पी चेंज होता है उसे हम कहते हैं एंथैल्पी ऑफ फेज ट्रांजिशन। वन फेज से दूसरे फेज में चेंज होने के लिए जो कुछ एंथैल्पी में चेंज होता है, मैं एंथैल्पी चेंज के बारे में बात कर रहा हूँ, है ना। सो जो कुछ भी एंथैल्पी चेंज होता है उसे हम कहेंगे एंथैल्पी ऑफ फेज ट्रांजिशन। सो इसमें बेसिकली हमें तीन तरह की एंथैल्पी पढ़ना है। हमारे बुक में, हमारे नोट्स में तीन तरह की एंथैल्पी दी गई है। कौन कौन सी? एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन, एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन एंड एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन, है ना। एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन, एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन एंड एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन। फिर आप बोलेंगे सर ये दो क्यों लिखे हैं, इनका क्या काम है? तो भाई ये भी कहीं ना कहीं इनसे ही रिलेटेड हैं, है ना। देखिए थोड़ा इधर आएंगे हम, सॉलिड स्टेट से लिक्विड स्टेट, लिक्विड स्टेट से गैसियस स्टेट, ठीक है। यदि 1 मोल ऑफ सॉलिड का कन्वर्शन लिक्विड में यदि होता होगा विदाउट चेंज इन टेम्परेचर एंड प्रेशर, है ना। देखिए मैं क्या बोल रहा हूं, आप देखिए 1 मोल ऑफ सॉलिड का कन्वर्शन लिक्विड में भी हो सकता है, 1 मोल ऑफ लिक्विड का कन्वर्शन गैस में भी हो सकता है ना। सो जो कुछ भी इस फेज के ट्रांजिशन में एनर्जी चेंज हो रहा है, एंथैल्पी चेंज हो रहा है, उसे हम इन तरह के नामों से, ये जो लिखे हैं इनके नामों से हम प्रोनाउंस करेंगे। देखिए वन बाय वन कौन सा लेते हैं। सो सबसे पहले एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। फ्यूजन, फ्यूजन को हम मेल्टिंग भी कहेंगे, मेल्ट होना। यदि 1 मोल, देखिए 1 मोल ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है ना। 1 मोल ऑफ सॉलिड का लिक्विड स्टेट में कन्वर्शन होने के लिए जो कुछ भी एंथैल्पी चेंज होता है, जो कुछ भी एंथैल्पी चेंज होता है एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर, ये जो टेम्परेचर एंड प्रेशर है ये लास्ट तक कांस्टेंट रहेंगे इन सभी के लिए, ये याद रखिएगा। मैं एक डेफिनेशन आपको बताऊंगा और उसी डेफिनेशन में केवल कुछ चेंज करना है, इन पांचों की डेफिनेशन तैयार हो जाएगी, है ना। देखिए मैं डेफिनेशन बताता हूं। सबसे पहले एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन की, द एंथैल्पी चेंज दैट अकम्पनाइज, ये कॉमन वर्ड है इन सभी के लिए, याद रखिएगा। ये जो मैं बोल रहा हूं ये कॉमन लाइन आएगी सभी एंथैल्पीज के डेफिनेशन के लिए, क्योंकि आपको इनमें से कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एक्सप्लेन द एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन विद एग्जांपल, एक्सप्लेन द एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन विद एग्जांपल, एक्सप्लेन द एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन विद एग्जांपल। ऐसा क्वेश्चन आपको यहाँ पे पूछा जाएगा। 1 या 2 मार्क्स के लिए पूछ सकते हैं, 1 मार्क्स की डेफिनेशन, 1 मार्क्स का एग्जाम्पल, सिंपल है ना। तो देखिए यहाँ पे इन सभी की डेफिनेशन याद रखने के लिए हमें एक लाइन कॉमनली यूज करनी है, द एंथैल्पी चेंज दैट अकम्पनाइज, है ना। द एंथैल्पी चेंज दैट अकम्पनाइज, इतना जो ये पहली लाइन है ये आपको हमेशा ही इसमें याद रखनी है, क्योंकि ये लाइन पूछी ही जाएगी। द एंथैल्पी चेंज दैट अकम्पनाइज द फ्यूजन ऑफ, फ्यूजन है ना, यहाँ पे फ्यूजन हो रहा है। द एंथैल्पी चेंज दैट अकम्पनाइज द फ्यूजन ऑफ 1 मोल ऑफ सॉलिड सब्सटेंस। फ्यूजन किसका होगा? मेल्टिंग किसका होगा? लिक्विड का तो मेल्टिंग होगा नहीं, गैस का। सो मेल्टिंग किसका होता है? सॉलिड का होता है। सो सिंपल हम लिखेंगे फ्यूजन मतलब मेल्टिंग, याद रखिएगा, है ना। द एंथैल्पी चेंज दैट अकम्पनाइज द फ्यूजन ऑफ 1 मोल, ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, 1 मोल
1 मोल ऑफ सॉलिड सब्सटेंट एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर, ये भी लाइन कॉमन आ जाएगी, एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर इज कॉल्ड एज एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन, है ना। यदि 1 मोल ऑफ सॉलिड ले लेते हैं, कोई भी सॉलिड हो जाए, और उसको सॉलिड से हम लिक्विड में कन्वर्ट कर रहे हैं, सॉलिड का कन्वर्शन यदि हम लिक्विड में कर रहे हैं, सो जो कुछ भी एंथैल्पी चेंज हो रहा है, जो कुछ भी 1 मोल ऑफ सॉलिड का कन्वर्शन लिक्विड में करने के लिए जो कुछ भी एंथैल्पी चेंज होता है, उस एंथैल्पी चेंज को हम कहेंगे एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। क्लियर है ये बात? द एंथैल्पी चेंज दैट अकंपनाइज द फ्यूजन ऑफ 1 मोल ऑफ सॉलिड, फ्यूजन ऑफ 1 मोल ऑफ सॉलिड एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर इज कॉल्ड, या फिर हम कहेंगे एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर इज कॉल्ड एज एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। मतलब 1 मोल हमने सॉलिड ले लिया, वो यदि लिक्विड, उसकी कुछ ना कुछ एंथैल्पी होगी, लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है तो लिक्विड स्टेट में कुछ ना कुछ एंथैल्पी होगी। तो सॉलिड स्टेट और लिक्विड स्टेट में जो कुछ भी एंथैल्पी चेंज हो रहा है, मतलब सॉलिड की एंथैल्पी और लिक्विड की एंथैल्पी में जो कुछ, यदि सपोज हम कहेंगे सॉलिड का कन्वर्शन लिक्विड में हो रहा है, तो ये H1 हो जाएगा इनिशियल एंथैल्पी, ये H2 हो जाएगा फाइनल एंथैल्पी, और इन दोनों का डिफरेंस यदि हम कहेंगे तो हो जाएगा डेल H। लेकिन इस डेल H को हम क्या कहेंगे? एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन, क्योंकि 1 मोल ऑफ सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है। यहां पे 1 मोल का वर्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट है ना, 1 मोल बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चलिए इसको हम डिनोट करते हैं डेल FUSH। FUS मतलब फ्यूजन, उसका शॉर्टकट डेल FUSH, एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन, है ना, एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। अब यदि मैं इसका एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन का अपोजिट कर रहा हूं, रिपीट, अपोजिट, अपोजिट समझ रहे हो ना, अपोजिट मतलब सॉलिड टू लिक्विड यदि हम जा रहे हैं तो एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन होगी, लेकिन यदि हम लिक्विड टू सॉलिड आते हैं तो उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम कहेंगे फ्रीजिंग। मतलब लिक्विड स्टेट यदि सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट हो रहा है तो दैट इज कॉल्ड एज फ्रीजिंग। सो 1 मोल ऑफ लिक्विड यदि सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है ना, तो उसे हम कहेंगे एंथैल्पी ऑफ फ्रीजिंग। द एंथैल्पी चेंज दैट अकंपनाइज, देखिए फिर से वही लाइन में बोल रहा हूं इसके लिए, द एंथैल्पी चेंज दैट अकंपनाइज द फ्रीजिंग ऑफ 1 मोल, देखिए जहां फ्यूजन था वहां पे फ्रीजिंग हो गया है, क्योंकि हम फ्रीजिंग के बारे में लिख रहे हैं। फ्रीजिंग ऑफ 1 मोल ऑफ लिक्विड एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर इज कॉल्ड एज एंथैल्पी ऑफ फ्रीजिंग। सिंपल सी बात है, मतलब सॉलिड टू लिक्विड फ्यूजन हो जाएगा और लिक्विड टू सॉलिड फ्रीजिंग हो जाएगा। फ्यूजन FUSH, फ्रीजिंग FREEZH, फ्रीजिंग, है ना। सो ये है फ्यूजन और फ्रीजिंग जो एक दूसरे के अपोजिट है। वर्ड पूरा सेम है, डेफिनेशन पूरी सेम है, आपको ऑलरेडी नोट्स में दे रखी है डेफिनेशन, आप उसमें से पढ़ लीजिए, सेम है। केवल आपको चेंज कहाँ करना है, आपको जहां पे फ्यूजन आया है तो वहां पे 1 मोल ऑफ सॉलिड स्टेट ले लीजिए आप, है ना। यदि फ्रीजिंग आ रहा है तो 1 मोल ऑफ सॉलिड की जगह आप लिक्विड ले लीजिए, ठीक है, क्योंकि लिक्विड, सॉलिड तो फ्रीज नहीं होगा ना, फ्रीज कौन होने वाला है? लिक्विड फ्रीज होने वाला है, सिंपल सी बात है ना। सो देखिए ये दोनों डेफिनेशन एक दूसरे के अपोजिट है। मैं एक बार फिर से डेफिनेशन बता देता हूं, याद रखिएगा। द एंथैल्पी चेंज दैट अकंपनाइज फ्यूजन ऑफ 1 मोल ऑफ सॉलिड एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर इज कॉल्ड एज एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। सिंपल, है ना। अब इसका हम डेफिनेशन एग्जांपल भी देखेंगे। आपको ये भी पता होगा एंथैल्पी ऑफ फ्रीजिंग क्या है। द एंथैल्पी चेंज दैट अकंपनाइज द फ्रीजिंग ऑफ 1 मोल ऑफ लिक्विड इज एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर इज कॉल्ड एज एंथैल्पी ऑफ फ्रीजिंग। सिंपल सी बात है ना। सो ये जो पॉइंट मैंने आपको बताया है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको पता होना चाहिए, और इसी के बेसिस पे हमें आगे बहुत कुछ सॉल्व भी करना है, तो आपको ये पता होने चाहिए दोनों, है ना। चलिए इन दोनों के एग्जांपल्स भी देख लेते हैं। सो सेम एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन का अपोजिट कंडेंसेशन है। फिर हम एग्जांपल एक साथ देख लेते हैं, पहले ये देख लेंगे। एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन का एग्जैक्ट अपोजिट क्या आएगा? एंथैल्पी ऑफ कंडेंसेशन। इन दोनों का अपोजिट एंथैल्पी ऑफ कंडेंसेशन, है ना। वेपोराइजेशन मतलब क्या होता है? वेपोराइज्ड होने, देखिए नाम में ही इसका डेफिनेशन है, केवल आप नाम याद रखिए। एंथैल्पी चेंज वो तो हमें पता है, वेपोराइजेशन मतलब वेपोराइज कौन होगा? सॉलिड वेपोराइज होता है? गैस वेपोराइज होता है? नहीं। कौन वेपोराइज होगा? लिक्विड का वेपोराइजेशन हो सकता है। मतलब लिक्विड का वेपोराइजेशन होकर वो सॉलिड बनेगा क्या? क्या बात कर रहे हो यार सर, वो थोड़ी होना है।
फिर क्या बनेगा बताइए? लिक्विड का यदि वेपोराइजेशन होता है तो वो गैस बनेगा। ये तो 5वीं का बच्चा भी बताएगा, है ना? ठीक है, चलिए देखते हैं। वेपोराइजेशन मतलब लिक्विड स्टेट कन्वर्टेड इनटू गैसियस स्टेट। सो डेफिनेशन क्या आएगा? द एंथैल्पी चेंज दैट अकम्पनाइज्ड, द एंथैल्पी चेंज दैट अकम्पनाइज्ड फॉर वेपोराइजेशन ऑफ 1 mole of liquid at same temperature and pressure is called as enthalpy of vaporization. देखिए याद रखिएगा, enthalpy of vaporization, the enthalpy change that accompanies the vaporization of 1 mole of liquid without changing temperature and pressure or at same temperature and pressure is called as enthalpy of vaporization. del VAPH vaporization. Definition बहुत ईजी है, इसका एग्जाम्पल उससे भी ईजी है। देखिए मैंने डेफिनेशन में कुछ कॉमन चीज लिखी है, एंथैल्पी चेंज दैट अकम्पनाइज्ड, इसमें भी था, यहां भी था, यहां भी था। एंथैल्पी चेंज दैट अकम्पनाइज्ड, है ना? ये कॉमन लाइन शुरुआत में है, तो आप ये याद रखिए, ये तो लिखना ही है, कुछ भी आए तो। द एंथैल्पी चेंज दैट अकम्पनाइज्ड द वेपोराइजेशन, अब वेपोराइजेशन का तो वेपोराइज ही करेंगे ना, वेपोराइजेशन ऑफ 1 मोल, 1 मोल भी कॉमन है सभी में, वेपोराइजेशन ऑफ 1 मोल ऑफ लिक्विड एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर और विदाउट चेंजिंग टेम्परेचर और प्रेशर इज कॉल्ड एज एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन। ये इसकी डेफिनेशन, एंथैल्पी चेंज दैट अकम्पनाइज द फ्यूजन ऑफ, यहां पे वेपोराइजेशन है इसलिए द वेपोराइजेशन ऑफ लिखा था, यहां पे फ्यूजन है इसलिए द फ्यूजन ऑफ लिखा था। फ्यूजन ऑफ 1 मोल ऑफ सॉलिड एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर, ये कॉमन है यहां से, इज कॉल्ड एज एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। यहां पे लिखेंगे द एंथैल्पी चेंज दैट अकम्पनाइज द वेपोराइजेशन ऑफ 1 मोल ऑफ लिक्विड एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर इज कॉल्ड एज एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन। या फिर आप लिख सकते हैं विदाउट चेंजिंग टेम्परेचर एंड प्रेशर, है ना? टेम्परेचर प्रेशर यहां पे हम चेंज नहीं कर रहे हैं, वो सेम रखेंगे, कांस्टेंट रखेंगे। वेपोराइजेशन इट इज डिनोटेड बाय VAPH, है ना? चलिए इसका अपोजिट क्या आएगा? मतलब गैस का कन्वर्शन हमें यदि किस में करना है? लिक्विड में करना है। सो द एंथैल्पी चेंज दैट अकम्पनाइज द कंडेंसेशन ऑफ 1 मोल ऑफ गैस, 1 मोल ऑफ गैस विदाउट चेंजिंग टेम्परेचर एंड प्रेशर और एट सेम टेम्परेचर और प्रेशर इज कॉल्ड एज एंथैल्पी ऑफ कंडेंसेशन। मतलब यदि गैस का हम कंडेंस करेंगे तो लिक्विड बनेगा ना, तो ये क्या हो रहा है भाई? कंडेंसेशन हो रहा है, सिंपल सी बात है, ठीक है? ये याद रखिएगा ये वाली बात। चलिए एंथैल्पी ऑफ कंडेंसेशन इट इज डिनोटेड बाय del CONH, है ना? ये हो गई हमारी चौथी डेफिनेशन। और लास्ट डेफिनेशन है एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन। व्हाट इज मीन बाय सब्लिमेशन भाई? क्या होता है सब्लिमेशन? सब्लिमेशन है मतलब यदि सॉलिड डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाता है किसमें? गैस में, लिक्विड को गायब कर दिया, डायरेक्ट पहुंच गया वो गैसियस स्टेट में, है ना? विदाउट लिक्विड स्टेट, तो इस प्रोसेस को हम कहेंगे सब्लिमेशन, है ना? और इस सब्लिमेशन के प्रोसेस में जो एंथैल्पी चेंज होगा उसे हम कहेंगे एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन। सो इसकी डेफिनेशन क्या आएगी? हम एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन के लिए लिख सकते हैं कि द एंथैल्पी चेंज दैट अकम्पनाइज द सब्लिमेशन ऑफ 1 मोल ऑफ सॉलिड, लिख सकते हैं। या फिर हम कहेंगे द एंथैल्पी चेंज दैट ऑकर बाय द कन्वर्शन ऑफ सॉलिड डायरेक्टली इनटू गैसियस स्टेट, डायरेक्टली इनटू गैसियस स्टेट एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर इज कॉल्ड एज सब्लिमेशन। चलिए ये इसकी डेफिनेशन हो जाएगी सब्लिमेशन की। एक साथ यदि मैं सभी को लिखना चाहूंगा तो मैं देखिए कैसे लिखूंगा, मैं थोड़ा सा इसके एग्जाम्पल्स के ऊपर भी हम फोकस करेंगे। चलिए सबसे पहले हम देखेंगे एग्जाम्पल किसके? एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन के। सो सबसे पहले एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन का एग्जाम्पल बहुत अच्छा है, H2O, सभी H2O, ये पांचों के लिए एग्जाम्पल आप वाटर के रखो, कोई दिक्कत नहीं है। H2O फ्यूजन किसका होता है? सॉलिड का होता है ना फ्यूजन, हे लक्षात ठेवा, फ्यूजन कोणाचा होता? सॉलिडचा। सो H2O सॉलिड कन्वर्टेड इनटू H2O लिक्विड। कठीण आहे का हे? या पाचही यांच्यासाठी सेम एक्झाम्पल द्यायचं वॉटरचंच। हां फक्त मात्र तुम्हाला एक गोष्ट लक्षात ठेवायचं आहे, याच्या एंथैल्पीची व्हॅल्यू किती येतं हे तुम्हाला माहीतच असलं पाहिजे, कारण या व्हॅल्यू शिवाय तुम्ही लिहू शकत नाही, ठीक आहे? याच्या del H ची व्हॅल्यू येते del H इज इक्वल्स टू
6 + 6 किलो जूल ॲट 0 डिग्री सेल्सिअस. लक्षात घ्या, मी 0 डिग्री सेल्सिअसवर व्हॅल्यू लिहिली आहे. 6 kJ ॲट 0 डिग्री सेल्सिअस प्लस 6 kJ. प्लसमध्ये H2O सॉलिडचं कन्व्हर्शन लिक्विडमध्ये झालं आहे. हे प्लस केजेमध्ये व्हॅल्यू आली आहे, प्लस केजेमध्ये. ठीक आहे, ॲट 0 डिग्री सेल्सिअस. टेम्परेचर बदललं ना त्याची व्हॅल्यू बदलेल, हे लक्षात ठेवा. 100% व्हॅल्यू बदलेल जर तुम्ही टेम्परेचर बदललं तर. मी 0 डिग्री सेल्सिअसवर लिहितो आहे. ठीक आहे, सो मी लिहू शकतो डेल FuSH या रिएक्शनसाठी डेल FuSH म्हणजे एन्थॅल्पी ऑफ फ्युजन इज इक्वल्स टू प्लस 6 kJ ॲट 0 डिग्री सेल्सिअस लिहू शकतो. हे झालं एन्थॅल्पी ऑफ फ्युजनची डेफिनेशन आणि त्याची एक्झाम्पल. क्लिअर आहे सगळ्यांना? नोट्समध्ये ऑलरेडी याचे डेफिनेशन्स दिलेले आहे, तुम्हाला लर्न करायचं आहे. पटापट लर्न करा. डेफिनेशन्स विचारतील, मी तुम्हाला क्वेश्चन ऑलरेडी सांगितला आहे कसा येतो याच्यावर. क्वेश्चन लिहून ठेवा. एक्सप्लेन एन्थॅल्पी ऑफ फ्युजन विथ एक्झाम्पल. असेच बाकीच्या एन्थॅल्पीबद्दल विचारलं जाईल विथ एक्झाम्पल. ठीक आहे, आणि मी तुम्हाला सांगतोय एन्थॅल्पी ऑफ फ्युजनचं अपोजिट कोण आहे? एन्थॅल्पी ऑफ फ्युजनचं अपोजिट येतं एन्थॅल्पी ऑफ काय? फ्रीजिंग. एन्थॅल्पी ऑफ फ्रीजिंग. क्लिअर आहे? फ्युजनचं अपोजिट फ्रीजिंग आहे ना. मग त्याचं एक्झाम्पल पण सेम राहील, एक्झाम्पल पण बदलणार नाही. फक्त काय करायचं, फ्रीजिंग सॉलिडचं होत नाही ना, फ्रीजिंग कोणाचं होतं? लिक्विडचं. तर आपण याला चेंज करायचं, H2O लिक्विड इंटू H2O सॉलिड. खत्म. सॉलिड टू लिक्विड फ्युजन आणि लिक्विड टू सॉलिड फ्रीजिंग. ठीक आहे, मग याच्यासाठी डेल H ची व्हॅल्यू किती येईल? सेम एन्थॅल्पी ऑफ सॉलिड टू लिक्विड किती येतं? प्लस 6 kJ प्लस 6 kJ ॲट 0 डिग्री सेल्सिअस. मग ही व्हॅल्यू पण सेम येईल, फक्त प्लसच्या ठिकाणी काय लिहायचं? मायनस. मायनस 6 kJ ॲट 0 डिग्री सेल्सिअस. मायनस 6 kJ ॲट 0 डिग्री सेल्सिअस. हे झाली तुमची एन्थॅल्पी ऑफ फ्रीजिंग. लक्षात ठेवा. ठीक आहे, डेल फ्रीज इज इक्वल्स टू मायनस 6 kJ ॲट 0 डिग्री सेल्सिअस. बघा, हा प्लस 6 kJ होता, हा मायनस, कारण दोन्हीही ही रिएक्शन बघा किंवा ही रिएक्शन बघा एकामेकाच्या अपोजिट आहे. मग यांच्या व्हॅल्यू जर ही प्लसमध्ये आहे तर ही मायनसमध्ये आहे. मग व्हॅल्यू तुम्हाला एकच लक्षात ठेवायची आहे, फक्त प्लस मायनस लक्षात ठेवायची आहे. तर लक्षात घ्या, एन्थॅल्पी ऑफ फ्युजन हे प्लसमध्ये आहे, एन्थॅल्पी ऑफ फ्रीजिंग हे मायनसमध्ये आलं आहे. सो हे एक्झाम्पल आय डोंट थिंक सो की खूप जास्त कठीण असणार. तुम्हाला वॉटरचंच एक्झाम्पल घ्यायचं आहे. सो हे झालं तुमचं एन्थॅल्पी ऑफ फ्युजन आणि एन्थॅल्पी ऑफ फ्रीजिंग. एन्थॅल्पी ऑफ फ्युजन आणि एन्थॅल्पी ऑफ फ्रीजिंग. क्लिअर आहे सगळ्यांना? ही व्हॅल्यू मात्र लक्षात ठेवा 0 डिग्री सेल्सिअसवरची आहे. क्लिअर? सो मित्रांनो, इथे आपल्या ह्या 2 डेफिनेशन्स पूर्णपणे कंप्लीट होत आहेत है ना. सो चला पुढे जाऊया थोडं. आपण नेक्स्ट डेफिनेशन घेऊ, पण त्याआधी घेऊ 1 मिनिटाचा ब्रेक. चलिए अब स्टार्ट करेंगे हम एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन, है ना. ठीक है, एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन. एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन के लिए भी आप यही एग्जांपल रख सकते हो. वेपोराइजेशन किसका होता है? लिक्विड का होता है ना. किस में होता है? गैस में होता है. सो लिक्विड टू गैस की बात आ रही है. सो आप H2 एज इट इज लिखो, केवल यहां पे लिक्विड करना है और यहां पे गैस करना है. सो 1 मोल ऑफ H2O लिक्विड कन्वर्टेड इनटू H2O गैस. सो इसकी वैल्यू ये चेंज हो जाएगी डेफिनेटली, है ना. लेकिन रिएक्शन देखिए, रिएक्शन में मैंने लिखा भी नहीं है, मैंने केवल फिजिकल स्टेट में बदल किया है, केवल फिजिकल स्टेट चेंज किया है. सो आपको यही याद रखना है कि भाई यहां पे फिजिकल स्टेट में चेंज आ रहा है, बाकी कहीं चेंज नहीं आ रहा है. मतलब H2O लिक्विड का कन्वर्शन H2O गैस में, खत्म बात, है ना.
सो ये है हमारा एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन। सो एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन, देखिए हर एक एंथैल्पी की आपको वैल्यू याद ही रखनी है। जैसे इसकी वैल्यू आती है प्लस 40.7 किलो जूल एट 100 डिग्री सेल्सियस, है ना, 100 डिग्री सेल्सियस। सो एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन की जगह यहां पे क्या आएगा, वेपराइजेशन कितना आ जाएगा, प्लस 100 किलो जूल एट 100 नहीं 40 किलो जूल आ रहा है, 40.7 किलो जूल एट 100 डिग्री सेल्सियस। सिंपल सी बात है। देखिए ये हो गया आपका एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन। सो 1 मोल ऑफ लिक्विड को यदि हम गैसियस स्टेट में कन्वर्ट करते हैं तो जो कुछ भी एंथैल्पी चेंज आता है दैट इज कॉल्ड एज एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन। ठीक है, ये इसका एग्जांपल। अब मुझे बताइए एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन का रिवर्स क्या होगा, कंडेंसेशन, बट नेचुरल है। सो यदि मैं इसी रिएक्शन को ऐसे घुमा के अपोजिट लिख देता हूं, मतलब 1 मोल ऑफ गैस का कन्वर्शन यदि हम 1 मोल ऑफ लिक्विड में कर रहे हैं तो ये बन जाएगा आपका एंथैल्पी ऑफ, क्या हो जाएगा ये, एंथैल्पी ऑफ कंडेंसेशन। सो डेल एच कितना आएगा, प्लस का माइनस कर लो केवल, माइनस 40.7 किलो जूल एट 100 डिग्री सेल्सियस। सो हम लिख सकते हैं del CONH एंथैल्पी ऑफ कंडेंसेशन इज इक्वल्स टू माइनस 40.7 किलो जूल एट 100 डिग्री सेल्सियस। देखिए आपको यदि क्वेश्चन आ रहा है कि एक्सप्लेन द एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन विथ एग्जांपल, सो जो मैंने डेफिनेशन बताई है वो आपको लिखना है और साथ में ये एग्जांपल लिखना है। ये एग्जांपल केवल आपको डिफाइन वाला क्वेश्चन आता है तो उसी के लिए याद रखना है ना। सो ये हो गया हमारा डेफिनेशन वाला पोर्शन। ठीक है, इससे हम कहेंगे एंथैल्पी ऑफ कंडेंसेशन। क्लियर है बेटा सभी? ओके, सो ये हो जाता है हमारा एंथैल्पी ऑफ कंडेंसेशन। अब लास्ट में जो एक आता है, सबसे लास्ट वाला, जिसे हम कहेंगे एंथैल्पी ऑफ कंडेंसेशन के बाद एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन। एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन, है ना। सो सब्लिमेशन मतलब क्या हो रहा है कि भाई सॉलिड का कन्वर्शन सीधा किस में हो रहा है, गैस में। देखिए एग्जांपल वही रखा है मैंने H2O का, केवल ये वैल्यू बदल जाएगी, है ना। ये वैल्यू हमें चेंज कर लेना है, उसके बाद ये वैल्यू भी हमारी चेंज हो जाएगी। क्लियर है? सो आपको ये केवल इतना याद रखना है, इसे हम कहेंगे एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन। व्हेन 1 मोल ऑफ सॉलिड सीधा कन्वर्ट हो रहा है गैस में तो इसे हम कहेंगे एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन। चलिए इसका एक एग्जांपल्स देख लेते हैं। इसका डेल SUBH की वैल्यू 51.7 किलो जूल सॉरी किलो जूल मोल इनवर्स पर मोल है, इसलिए मोल इनवर्स एट 0 डिग्री सेल्सियस, है ना, एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन। क्लियर है? सो 1 मोल ऑफ सॉलिड को सीधा 1 मोल ऑफ गैस में कन्वर्ट करने के लिए जो हमारा एंथैल्पी चेंज है वो ये है। देखिए मैं आपको इसका एक थोड़ा सा फ्लो चार्ट या टेबल बना के भी बता देता हूँ, आपको पता होना चाहिए ये, है ना। यहाँ पे 3 फेज लिखेंगे हम, सॉलिड फेज, लिक्विड फेज और गैसियस फेज। ये एक सेंटर हम ड्रॉ कर रहे हैं, है ना। देखिए बहुत इंटरेस्टिंग है, आपको क्लियर सभी समझ में आ जाएगा, सॉलिड, लिक्विड और गैस। चलिए अब हम देखते हैं, यदि सपोज मैं यहाँ पे हम लिख लेते हैं सॉलिड, ये हो जाएगा लिक्विड और ये हो जाएगा गैस। ठीक है, ये सॉलिड फेज है, ये लिक्विड फेज है, ये गैसियस फेज है। अब यदि सॉलिड का कन्वर्शन हमें करना है किस में, लिक्विड में, तो इसको क्या कहेंगे, सॉलिड टू लिक्विड एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन, है ना। और यदि लिक्विड का कन्वर्शन सॉलिड में करना है तो इसे हम कहेंगे एंथैल्पी ऑफ फ्रीज, है ना। सॉलिड टू लिक्विड एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन, लिक्विड टू सॉलिड एंथैल्पी ऑफ फ्रीज। उसी तरह से यदि हम लिक्विड का गैस में कन्वर्ट हैं तो एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन, आप बोलिए, वहां पे बोलना है आपको, सोबत सोबत माझा प्रोनाउंस करा, एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन। आणि याला जर रिव्हर्स आणतोय मी तर एंथैल्पी ऑफ, आत्ताच वाचलाय काय, कंडेंसेशन। क्लियर आहे? आणि जर मी सॉलिडचं कन्वर्शन डायरेक्ट गॅसमध्ये करतो आहे
ठीक है, याला थोड़ा आपण इकडे मोठा करून घेऊ, है ना। तो इसको कहेंगे हम एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन, है ना। सॉलिड का कन्वर्शन सीधा किस में हो रहा है, गैस में, देन इट इज कॉल्ड एज एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन। क्लियर। आता एक महत्त्वाचा मुद्दा लक्षात घ्या, एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन म्हणजे सॉलिड टू डायरेक्ट कुठे, गॅस। क्लियर, हे लक्षात आलं, सॉलिड टू गॅस। पण सॉलिड टू लिक्विड जाण्यासाठी फ्युजन म्हणतात आणि लिक्विड टू गॅस जाण्यासाठी वेपरायझेशन म्हणतात। मग मी लिहू शकतो का की एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन म्हणजे इथपासून इथपर्यंत इज इक्वल्स टू एंथैल्पी ऑफ फ्युजन, हे एवढं प्लस एवढं लिहू शकतो का, हे एवढा पूर्ण डिस्टन्स इज इक्वल्स टू एवढा डिस्टन्स प्लस एवढा डिस्टन्स। क्लियर आहे ना, म्हणजे एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन हे एवढं पूर्ण आहे। सो एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन इज इक्वल्स टू एंथैल्पी ऑफ फ्युजन प्लस एंथैल्पी ऑफ वेपरायझेशन। लिहू शकता का, हे लक्षात घ्या। सो एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन इज ऑलवेज इक्वल्स टू एंथैल्पी ऑफ वेपरायझेशन। हे लक्षात आलंय का। हे झालं तुमचं एंथैल्पीज ऑफ फेज ट्रान्झिशनच्या ह्या 5 एंथैल्पीज, यांचा डेफिनेशन विथ एक्झाम्पल हे लक्षातच असलं पाहिजे। आता तुम्हाला एक सिंपलसा पॉईंट मी तुम्हाला सांगतोय, लक्षात घ्या। जर H2O सॉलिडचं कन्वर्शन मी H2O लिक्विडमध्ये करतोय आणि H2O लिक्विडचं कन्वर्शन मी H2O गॅसमध्ये करताय, समजलं। H2O सॉलिड टू लिक्विड अँड लिक्विड टू गॅस। जर मी याची व्हॅल्यू लिहितो आहे एंथैल्पी 0 डिग्री सेल्सियसवर आपण ही लिहिली होती +6 del H del FUSH इज इक्वल्स टू +6 kJ ॲट 0 डिग्री सेल्सियस बद्दलच बोलतोय मी, 6 kJ ॲट 0 डिग्री सेल्सियस, ठीक आहे। आणि त्याच 0 डिग्री सेल्सियसवर H2O लिक्विड टू गॅस म्हणजे हे झालं एंथैल्पी ऑफ वेपरायझेशन, याची व्हॅल्यू 45.7 किलो जूल। बघा ही व्हॅल्यू 50 पॉइंट समथिंग आपण लिहिलं होतं ॲट 100 डिग्री सेल्सियसवर, आठवते का। आणि 0 डिग्री सेल्सियसवर किती आहे 45.7, म्हणजे जर टेम्परेचर वाढलं तर एंथैल्पी वाढतं, हे लक्षात ठेवा, ठीक आहे। सो 100 डिग्री सेल्सियसवर जे एक्झाम्पल पाहिला होता हा 51चा जवळपास होता, पण हाच आता कितीवर आहे 45.7 वर, ठीक आहे। चला, सो हे झालं एंथैल्पी ऑफ फ्युजन आणि एंथैल्पी ऑफ वेपरायझेशन। पण जर मी या दोघांना कंबाईन करून लिहितो आहे एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन जर मला करायचं आहे, तर बघा याचा प्रोडक्टमध्ये लिक्विड आहे, हा लिक्विड आहे, हे लिक्विड लिक्विड कॅन्सल होतील, फायनल काय उरलं H2O सॉलिड कन्वर्टेड इनटू लिक्विड गेला, लिक्विड गेला, काय उरलं H2O गॅस। आणि या दोघांची जर ॲडिशन केली मी तर एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन किती येतं 45 + 6 51.7 किलो जूल। बघा हे लिहिलेलं आहे आपण 51.7 किलो जूल ॲट 0 डिग्री सेल्सियस। म्हणजेच मी काय केलेलं आहे, तर मी केलेला आहे हा फॉर्म्युला एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन इज इक्वल्स टू एंथैल्पी ऑफ फ्युजन प्लस एंथैल्पी ऑफ वेपरायझेशन। सो एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन इज इक्वल्स टू फ्युजनची एंथैल्पी किती आपली इथे, मी इथे लिहितोय वरती, तुम्हाला क्लिअर होऊन जाईल, ठीक आहे। हे क्लीन करून मी इथे लिहितोय। सो एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन इज इक्वल्स टू एंथैल्पी ऑफ फ्युजन प्लस एंथैल्पी ऑफ वेपरायझेशन। सो एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन इज इक्वल्स टू फ्युजनची एंथैल्पी किती आहे 6 kJ प्लस 6 kJ मोल इनवर्स येईल पूर्ण, आणि हे 45.7 kJ मोल इनवर्स, 45.7 kJ मोल इनवर्स, इथे पण येईल मोल इनवर्स, ठीक आहे। सो SUBH del SUBH इज इक्वल्स टू 51.7 kJ मोल इनवर्स। क्लियर आहे मित्रांनो। सो हे कायम लक्षात ठेवा, एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन इज इक्वल्स टू एंथैल्पी ऑफ फ्युजन प्लस एंथैल्पी ऑफ वेपरायझेशन। मी हे इथे विथ एक्झाम्पल सांगितलेलं आहे, आणि हे जे कॅल्क्युलेट केलेलं आहे हा 0 डिग्रीवर आपण कॅल्क्युलेट केलेल्या व्हॅल्यूज आहेत, हे लक्षात ठेवायचे आहे। क्लियर आहे। सो हे लक्षात ठेवा की आपण या पद्धतीने इथे असं लिहू शकतो। एक लक्षात घ्या की टेम्परेचर वाढल्यावर एंथैल्पी हळूहळू डिक्रीज होईल, हे 40च्या जवळपास होती जर आपण कन्सिडर करतो आहे 100 डिग्रीवर, ठीक आहे। सो आपण 40 लिहिली होती तिथे, सो म्हणजे एंथैल्पी जर वाढवली तर
टेम्परेचर वाढवल्यावर एन्थॅल्पी हे डिक्रीज होतं आहे. क्लिअर आहे सगळ्यांना? सो हे झालं आहे आपलं ओव्हरऑल पूर्ण एन्थॅल्पी ऑफ फेज ट्रान्झिशन. सो याच्यात जर कोणाला काही डाऊट असतील तर मला विचारायचं आहे. हे सगळे एक्झाम्पल्स विथ डेफिनेशन तुम्हाला 3 वेळा लिहायचं आहे आणि मला सेंड करायचं आहे. इट्स युअर होमवर्क. उद्या आपण फेज ट्रान्झिशनच्या नंतर मॉलिक्युलर ट्रान्झिशन बघणार आहे कधी उद्याला. सो हे लक्षात घ्या. इट इज अ व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट पॉईंट. जे याच्या डेफिनेशन्स मात्र तुम्हाला विचारले जातील. डिफाईन याच्या व्यतिरिक्त क्वेश्चन्स असा येणार नाही आहे. सो याच्या डेफिनेशन लक्षात ठेवा, लर्न करा. नावामध्येच त्याचा मिनिंगसुद्धा आहे. ठीक आहे. आणि त्या मिनिंगच्या बेसिसवर तुम्ही डेफिनेशन पण लिहू शकता. सो आज आपण इथेच थांबतो आहे. परत कंटिन्यू करू याला नेक्स्ट लेक्चरमध्ये. सो दॅट्स ऑल फॉर टुडे. थँक्यू.